हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ समझने से पहले मैं आपको एक वर्ड समझाता हूं। वो वर्ड है वोलाटाइल। वोलाटाइल किसको कहते हैं? तो वोलाटाइल उसे कहते हैं जिसको हम लोग वाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे सबस्टांस हमारे वोलाटाइल सबस्टांस कहलाते हैं। जैसे वाटर वोलाटाइल सबस्टांस है, वैसा कोई भी सबस्टांस, आपके शराब वोलेटाइल सबस्टांस है। आपका कोई भी सबस्टांस जिसको आप वेपर फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरा क्या कहलाता है? वोलेटाइल सबस्टांस कहलाता है। हम आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ जो भी बात करेंगे, जिस भी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, सब वोलेटाइल सबस्टांस होगा। वोलेटाइल मतलब जिसको वेपर फेज में कन्वर्ट किया जा सके। अगर वेपर फेज में नहीं कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, और वेपर प्रेशर नहीं लगेगा इसका मतलब रॉल्ड्स लॉ को पालन नहीं करेगा, रॉल्ड्स लॉ ओबे नहीं कर पाएगा। तो जो भी कंपोनेंट्स होगा वोलेटाइल होगा। अब आते हैं, हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ए एंड कंपोनेंट्स बी। दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ए एंड कंपोनेंट्स बी। अगर हम इसका बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो हम लोग लिख रहे होंगे एक्स ए, एंड लिख रहे होंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो लिख रहे होंगे एक्स बी। अगर मोल फ्रैक्शन आप लोग को नहीं आता है, कैलकुलेशन या मोल फ्रैक्शन क्या है नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एक्स ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी एक्स बी। अब हम बता रहे हैं कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो ए कंपोनेंट्स और बी कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट्स और बी कंपोनेंट्स से मिलकर क्या बना है? सॉल्यूशन बना है। तो ए कंपोनेंट्स का अपना एक पार्शियल प्रेशर होगा जिसको हमने पीए से डिनोट किया है। उसी प्रकार बी कंपोनेंट का अपना एक पार्शियल प्रेशर होगा जिसको हमने पीबी से डिनोट किया। ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पीए, बी कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर पीबी। ए कंपोनेंट, ए घटक का आंशिक दाब जो है पीए है और बी घटक का आंशिक दाब पीबी है। अब हम आते हैं रॉल्ड्स लॉ। क्या बताया गया? रॉल्ड्स लॉ ये बताया गया है कि किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो पहला कंपोनेंट के लिए पीए, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्स से, क्योंकि बताया गया द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये पहला कंपोनेंट पीए था, इसलिए पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से हो गया। दूसरा कंपोनेंट है पीबी, तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होगा। पहला कंपोनेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे पास दो कंपोनेंट थे, दोनों का पार्शियल प्रेशर पीए पीबी था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मोलेंस के, इसके मोलेंस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही रॉल्ड्स लॉ है। यानी रॉल्ड्स का नियम क्या है? रॉल्ड्स का नियम यह है कि किसी घुलनशील विलयन में या वाष्पशील विलयन में, जिसमें किसी वाष्पशील विलयन में सभी आंशिक दाब जो होगा, सभी घटकों का जो आंशिक दाब होगा उनके ही, सभी घटकों का जो आंशिक दाब है उनके ही मोल अंश के, उनके ही मोल अंश के क्या होगा? सीधा समानुपाती होगा। इसको हम लोग रॉल्ड्स का नियम कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्या बताएं कि रॉल्ड्स लॉ हम लोग कहते हैं कि किसी वाष्पशील सॉल्यूशन के लिए, किसी वाष्पशील विलयन के लिए जो घटकों का आंशिक दाब होता है, घटकों का आंशिक दाब होता है उसके अपने ही मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रॉल्ड्स लॉ। लेकिन ये जो भी होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो भी होगा क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यहां होने वाला है कांस्टेंट। अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। रॉल्ड्स लॉ किसे कहते हैं, बात आपको समझ में आ गया होगा। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से है, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू हम लिख रहे होंगे पी ए नॉट एक्स से। प्रोपोर्शनल हटा करके हमने पी ए नॉट एक्स से लिखा। उसी प्रकार अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो पी बी इज इक्वल टू हमारा होगा पी बी नॉट एक्स बी। यहां पी ए नॉट क्या है और पी बी नॉट क्या है? वेयर पी ए नॉट
and PV naught is a pure vapor pressure of component A and component B रिस्पेक्टिवली। क्या है ये पीए नॉट और पीबी नॉट? पीए नॉट है ए घटक का शुद्ध वाष्प दाब और पीबी नॉट जो है, पीए नॉट मेरा ए घटक का शुद्ध वाष्प दाब है और पीवी नॉट जो है हमारा बी घटक का, ये ए घटक का शुद्ध वाष्प दाब और ये बी घटक का शुद्ध वाष्प दाब है। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक और नियम आता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर 11th का सिलेबस में है, आप लोग पढ़े होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बताया गया है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बताया गया है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, जितने भी हो सकते हैं 3 4 जितने भी, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसके पार्शियल प्रेशर, उनके जो पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो पूरे पी टोटल के बराबर होगा। यानी पी टोटल किसके बराबर होंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट कहने का मतलब पी ए प्लस पी बी, यहाँ क्योंकि 2 कंपोनेंट है तो ईच कंपोनेंट, तो पी टोटल इज इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी ए, क्या लिख सकते हैं? पी ए नॉट एक्स, पी ए नॉट एक्स। पीबी क्या लिख सकते हैं? पीबी लिख सकते हैं पीबी नॉट एक्स बी। ओके, अब हम लोग इसको क्या और के छोटा करना है तो क्या लिख सकते हैं? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट। अच्छा, एक्स ए की जगह पर ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस सभी कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्स ए और एक्स बी, तो इसका सम किसके बराबर? 1 के बराबर होगा। 2 कंपोनेंट्स है एक्स और एक्स बी, तो दोनों का सम जो होगा मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा, तो हमने 1 के बराबर कर दिया। तो क्या यहां से कह सकते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। इसको इस तरफ लेके चले गए तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, दैट मीन्स यहाँ एक्स ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी और प्लस का हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और यही मेरा है टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल सॉल्यूशन, और यही है मेरा रॉल्ड्स लॉ इक्वेशन। ये मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें पी ए नॉट क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। पीवी नॉट क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी मतलब यहां सॉल्यूट से है। ओके, नाउ अब ये बात आपको रॉल्ड्स लॉ तो समझ में आ गया। रॉल्ड्स लॉ का ग्राफ को देख लेते हैं। रॉल्ड्स का ग्राफ भी आपके एग्जाम में पूछता है, अगर आपको ये सब में सब कुछ लिख लेना चाहिए, ये जितने भी हम डेरिवेशन लिखे आपको एग्जाम में इसी प्रकार से बनाना होगा फिगर के साथ। तो आइए अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ रॉल्ड्स लॉ। ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा? तो ग्राफ बनेगा पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन नजर आ रहा है? तो हमको तो रिलेशन ये नजर आ रहा है कि पार्शियल प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरा मोल फ्रैक्शन में बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब बढ़ाएंगे प्रेशर तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। आइए हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है कि यहां मेरे पास मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। इस तरफ मेरा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है।
ठीक है। अब देखिए मेरे पास शुरुआत में स्टार्टिंग टाइम जो मोल फ्रैक्शन ए का था XA, वो मेरा 0 था, लेकिन मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, XA से X1 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि जब मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर 0 से 1 अगर मोल फ्रैक्शन हुआ है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये जब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो XA बढ़ रहा है तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कुछ ग्राफ इस प्रकार से देखिए, ये मेरा XA को भी बढ़ाते जा रहा है, मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर को भी बढ़ाते चला गया। तो ये मेरा ग्राफ हुआ किसके लिए, ये मेरा हुआ PA यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एयर। और ये जो मेरा बिंदु है जहां पर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एयर है, ये मेरा PA नॉट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कहते कि मेरे पास XB जो था 0 था और वो बढ़ करके मेरे पास XB 1 हो गया, XB 0 था जो बढ़ करके कितना हो गया, 1 हो गया। तो बढ़ रहा है मतलब कि इस प्रकार से बढ़ रहा होगा। XB 0 था जो बढ़ करके 1 हो गया तो बढ़ रहा है। देखिए XB को हम बढ़ा रहे हैं और साथ में वेपर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है, XB बढ़ते जा रहा है और वेपर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। तो ये मेरा जो लाइन है किसके लिए हो गया, PV के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ B के लिए। टोटल वेपर प्रेशर की बात करें जो कि डाल्टन्स लॉ के अनुसार है, ये लाइन रहा होगा। टोटल वेपर प्रेशर PA प्लस PB यानी ये P टोटल जो होगा PA प्लस PB, और ये जो मेरा बिंदु होगा P नॉट होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। तो ये ग्राफ आपके है रॉल्ड्स लॉ के लिए। आप ग्राफ को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने बोला कि XA बढ़ रहा था वेपर प्रेशर के साथ, तो हमने XA को बढ़ाया वेपर प्रेशर के साथ। हमने कहा XB बढ़ रहा है वेपर प्रेशर के साथ, तो हमने XB को बढ़ाया वेपर प्रेशर के साथ। और ये जो है टोटल वेपर प्रेशर है PA प्लस PB, और ये मेरा ग्राफ हो गया किसके लिए, रॉल्ड्स लॉ के लिए। नाउ अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम पे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ लिख देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन लिखे आप उसका कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन मेरे पास ये है, इफ 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड dissolve in a 36 ग्राम वाटर, 36 नहीं 180 ग्राम, 180 ग्राम वाटर, then finds the total partial pressure of the solution, total partial pressure of the solution if pure vapor pressure of H2SO4 and H2O is 400 mm of Hg and 200 mm of Hg। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन क्या है आपको हम बता दें, समझा दें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोई सॉल्यूशन बना रहा है जिसमें 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और 180 ग्राम वाटर है, और इसका जो टोटल पार्शियल प्रेशर आपको निकालने बोला गया है, P टोटल निकालने बोला है। इसमें साथ में ये बताया गया है जिसमें H2SO4 और H2O का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो 400 mm ऑफ Hg है और 200 mm ऑफ Hg है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अब इसको कैलकुलेशन करना है तो आपको पहले देखना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या क्या है, फिगर आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट डाउन किए हैं तो पीछे करके वीडियो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हम क्योंकि कैलकुलेशन को देखते हुए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए हमको कैलकुलेशन के लिए P टोटल निकालना है तो PA नॉट पता होना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए PA नॉट है क्या, PA नॉट
ए मेरा सॉल्वेंट है, बी मेरा सॉल्यूट है। सॉल्वेंट यहाँ कौन होगा? सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज्यादा है, ये मेरा कम अमाउंट वाला है, तो ये मेरे सॉल्यूट है। H2SO4 मेरा सॉल्यूट है। 180 ग्राम वाटर, ये मेरा ज्यादा अमाउंट वाले है, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा जो है ये मेरा सॉल्वेंट है। तो यानी PA0 वाटर का दिया गया प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का कितना दिया गया है? 200 mm ऑफ Hg। उसी प्रकार PnB0 हम लोग को चेक करना चाहिए, PV0 कौन है? H2SO4 का दिया गया 400 mm ऑफ Hg। अब हमको और क्या चाहिए? XB चाहिए। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आप लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट NB/Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन गिवन वेट, B का गिवन वेट, B यहाँ कौन है? B मेरा ये है H2SO4 और H2O जो है मेरा A है। तो B का गिवन वेट कितना? 98 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 98। Y Na क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ A मेरा H2O, गिवन वेट इसका 180, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट 18 प्लस NB तो यही हो जाएगा 98/98। अब देखिए ये मोल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं कैलकुलेट करने वाला तो पीछे देखिए वीडियो, मोल फ्रैक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और नहीं देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये 98 कट के 1 हो जाएगा, नीचे में 18 × 90, हाँ 10 बार में कटेगा तो 10 + 1, ये एक बार में कटेगा 10 + 1 यानी 1/11 आया। ये 1/11 वैल्यू सबका पुट कर दीजिएगा तो क्या होगा? PA0 हमारा हो जाएगा कितना है? 200। ये 1 - XB हमारे पास 1/11 प्लस PB0 मेरे पास 400 है और N2 मेरे पास XB मेरे पास कितना दिया गया है? तो XB मेरे पास निकाल के लाए हैं 1/11। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मेरे 200 है, 11 - 1 प्लस 400/11। आप इसको डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं या फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद एलसीएम लीजिए। ये 200 है, इसमें से एक गया यानी 200 × 10/11 प्लस 400/11। एलसीएम लीजिए 11, इसका हम कैलकुलेशन ऊपर में कर रहे हैं क्योंकि नीचे आपको नज़र नहीं आएगा, इसका कैलकुलेशन ऊपर में कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास है 200 × 10/11 प्लस 400/11। कैलकुलेट कीजिएगा तो एलसीएम 11 यानी 2000 प्लस 400 यानी 2400/11। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 0, 11 का 11, 90, 11 88, 2 यानी 218.1 mm ऑफ Hg जो होगा मेरा टोटल वेपर प्रेशर। तो आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि रॉल्ड्स लॉ किसे कहते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका जो हमारा फॉर्मूला है कैसे निकालेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है मोल फ्रैक्शन, एक बार फिर से हम फोर्स कर रहे हैं, देखिए जाके, वहीं से तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आने वाला। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू।